हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और जो अपनी तैयारी है एक बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी में जो है पैडागोजी को डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को बता दूं, जितना बाकी सब्जेक्ट की पैडागोजी इंपॉर्टेंट है उतना ही हिंदी की पैडागोजी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी भी पैडागोजी जो है 15 मार्क्स की आती है। तो इस भी सब्जेक्ट को लाइटली मत लीजिएगा अगर आप CTET में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चे जो है हिंदी को जो है लाइट ले लेते हैं, इसको इतना लाइटली पढ़ते हैं कि इसी में जो है उनके नंबर कम आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनका जो है CTET रुक भी जाता है। और कई बार जो है CTET में पास तो होते हैं लेकिन एक अच्छे मार्क्स से पास नहीं हो पाते। तो आप लोग जो है हिंदी को भी उसी तरीके से पढ़िएगा जिस तरीके से बाकी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। और हाँ, अगर आप 15 में से 15 पैडागोजी में स्कोर करना चाहते हैं तो मैं इसकी टोटल जो है पैडागोजी की 10 क्लास दूंगी। ये 10 प्रैक्टिस सेट में, एक मिनट, हाँ, 10 प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को अगर उसी तरीके से जिस तरीके से मैं कराऊंगी उस पर ध्यान देंगे, जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी उसको ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप जो है सॉल्व कर पा रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, और आज का जो मैंने पेपर लिया है 9 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था वहाँ से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, एक एक चीज़ को समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और हाँ, इसको जो है PDF जो है इसका मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी पठन कौशल नहीं है? बुनियादी पठन कौशल नहीं है। ठीक है, पठन कौशल की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, मतलब पढ़ने वाली बात। डिकोडिंग, शब्द पहचान, रूप विज्ञान या पठन शब्द भंडार। अब डिकोडिंग में भी पढ़ना पड़ता है आपको। ठीक है, शब्द पहचानना, इसमें भी आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, तो ये भी एक पठन कौशल है। रूप विज्ञान तो नहीं हो सकता, क्योंकि रूप विज्ञान में जो है शब्द का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? शब्द का निर्माण। ठीक है, पठन शब्द भंडार, ये भी जो है पठन कौशल का ही उदाहरण है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है रूप विज्ञान, अगर मैं बताऊँ इंग्लिश में जो है इसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी, जिसका मतलब होता है, मॉर्फ का मतलब होता है आपका रूप और लॉजी का मतलब होता है विज्ञान। ठीक है, जिसका मतलब होता है शब्दों का निर्माण करना। तो यहाँ पे जो है हमारा जो आंसर होगा, जो पठन कौशल नहीं है, वो है रूप विज्ञान। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती है। कहने का मतलब है, जो शिक्षिका है, जो टीचर है, छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में, मतलब जो शुरुआती वर्षों में उन्हें नियंत्रण और प्रोत्साहन के रूप में अपनी जो भाषा है उसको अर्जित करने के योग्य बनाती है। उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है, जैसे वो बताती है उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है। तो वह डैश का अनुगमन कर रही है। तो वह क्या कर रही है? स्वयं करो की रणनीति। वो तो बच्चों को स्वयं करने ही नहीं दे रही है यहाँ पे, तो वो बच्चों को खुद जो है नियंत्रण और प्रोत्साहन के जरिए जो है भाषा अर्जित करने के योग्य बना रही है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम हो सकता है। करके सीखने का उपागम, करके कहाँ बच्चे सीख रहे हैं? कहानी कथन का भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो ये तो आप लोगों का होगा नहीं, क्योंकि इन तीनों में जो है खुद से करने की बात आ रही है। लेकिन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जो ऑप्शन सेकेंड है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, कि इसमें बच्चा जो है रिस्पॉन्स करे। ठीक है, बच्चा जो है रिस्पॉन्स करे, इसका जो है अनुगमन वो कर रही है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन हमारा जो है सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, भाषा डैश का एक सामाजिक उपकरण है। निर्वचन, अंतःक्रिया, सूचित करना या हस्तक्षेप। तो भाषा जो है किसका है? भाषा एक सामाजिक उपकरण है। भाषा के द्वारा जो है समाज में आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, तो अंतःक्रिया करते हैं। तो इसका जो है निर्वचन तो होगा नहीं, सूचित करना नहीं, हस्तक्षेप नहीं, अंतःक्रिया। क्योंकि भाषा के द्वारा समाज में आप क्या करते हैं? ये किसका उपकरण है? अंतःक्रिया। ठीक है, सामाजिक उपकरण है भाषा, अंतःक्रिया का एक सामाजिक उपकरण है। तो ऑप्शन जो है हमारा सेकंड होगा। उम्मीद कर रही होंगी कि ये क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। देख लीजिए, पैडागोजी बहुत मुश्किल नहीं होती है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है। अगर थोड़ा सा समझ के करेंगे तो आप जो है इसे बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना है। ठीक है, स्थान, नाम, तारीख, ये सब क्या बता रहे हैं? वैश्विक अवबोधन बता रहे हैं, स्थानीय अवबोधन, निष्कर्ष निकालना। देखिए, निष्कर्ष निकालना तो बता नहीं रहा है यहाँ पे। पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना, कहने का मतलब कहीं गहन अध्ययन की बात कर रहा है। ठीक है, तो वैश्विक अवबोधन भी नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक का निर्वचन भी नहीं होगा। यहाँ पे स्थानीय अवबोधन मतलब स्थानीय रूप से एक गहन अध्ययन, एक उस चीज़ों के बारे में विस्तार से जानने की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें क्या है, एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा को बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। क्या पढ़ने के लिए कहती है? लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है, जिससे कि वो बेहतर तरीके से समझ सके। तो वे डैश का अभ्यास कर रही है, विस्तृत पठन का, गहन पठन का। देखिए, गहन पठन तब होता है जब बच्चा मौन होकर अच्छी तरीके से पढ़े, ठीक है। ज्योक्सा पठन ये तो नहीं होगा, साथी पठन का भी नहीं। यहाँ पे विस्तृत पठन का, क्योंकि अगर अवधारणा को बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए क्या कह रही है, वो एक लंबा लेख पढ़ने को कहती है, तो ये इसका मतलब है विस्तृत पठन करने के लिए वो जो है अध्यापिका कह रही है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन एक सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब गहन पठन क्यों नहीं होगा ये मैं बता दिया मैंने, क्योंकि जब अगर आप मौन होकर पढ़ेंगे, मतलब एकदम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे एक एक चीज, तो वो गहन पठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का जो है उपयोग करती है, ठीक है, उपयोग करती है। तो यह शब्दों की सही वर्तनी के शिक्षण में मदद करता है। जो वास्तविक वस्तुओं का उपयोग कर रही है वो सही वर्तनी यह शब्दों के सही वर्तनी के शिक्षण में मदद करेगा। देखते हैं आगे के ऑप्शन भी। हम शब्द भंडार का शिक्षण केवल वास्तविक वस्तुओं से, देखिए केवल आ गया तो ये गलत है, केवल वास्तविक वस्तुओं से ही तो नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। छोटे बच्चे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं, ये भी बात गलत बोल रहा है कि छोटे बच्चे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है। बिल्कुल, देखिए छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करना, तो शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है, जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। तो इससे बहुत जो है सीखना परमानेंट होता है और अच्छी तरह से समझ भी जाते हैं। तो इन दोनों ऑप्शन में जो है आपका 4 और 1 में जो है फोर्थ ऑप्शन जो है बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं, जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, लेकिन देखो नई भाषा सिखा रहे हैं लेकिन वो उसे बोल नहीं रहा है, तो इस अवधि को क्या कहते हैं? वाक्वदीयन। वाक्वदीयन तो होगा ही नहीं, बोलना ही नहीं है उसे। मूक, बिल्कुल। प्रारंभिक उत्पादन नहीं, उदीयमान नहीं। देखिए वो बोलता ही नहीं है, तो ये क्या होगा? मूक। सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। उम्मीद कर रही होंगी कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना 8-10, तो आप देखेंगे कि आप कितना अच्छे से जो है हिंदी की पैडागोजी कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रभावी भाषा शिक्षक बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों को उत्तर, देखो उत्तर याद करवाना, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करना, केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करते हुए, देखिए केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करते हुए बोल रहा है। पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर रहना, ये भी गलत हो जाएगा कि पूरी तरह से पुस्तक पर ही निर्भर रहना, और केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का उपयोग करते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करना, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर एक है पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य संसाधनों का। बिल्कुल, आप पाठ्य पुस्तक का तो उपयोग करो ही, लेकिन उसके साथ जो है और जो है चीज़ों का, आप रियल ऑब्जेक्ट का, या आप हो सकता है कि आपके जो डेली रूटीन में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं जीवन, मतलब जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनका जो है उपयोग करते हुए, अन्य संसाधनों का उपयोग करते हुए बच्चों को समझाएंगे, तो वो जो है बहुत ही अच्छा होगा। तो ऑप्शन सेकेंड जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक शिक्षार्थियों के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं, देखिए फोल्डर की बात आ रही है, और बाद में उसे शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब एक शिक्षक जो है शिक्षार्थी की भाषा कार्य को एक फोल्डर में रखता है, और उसके वो जो फोल्डर में रखता है वो आकलन के लिए इस्तेमाल करता है। तो आकलन की ये रणनीति क्या कहलाती है? निदात्मक परीक्षण नहीं, उपव्याख्यात्मक नहीं, योगात्मक भी नहीं, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में ही जो है चीज़ों को जो है कलेक्ट करके रखा जाता है, जिसको कि आगे जो है आकलन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक मिनट। लक्ष्य भाषा, एक मिनट। लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति को डैश कहा जाता है। देखिए लक्ष्य भाषा सीखने में मतलब आपका जो टारगेट लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए शिक्षार्थी की मातृभाषा का हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होने के शिक्षण पद्धति को क्या कहा जाएगा? प्रत्यक्ष पद्धति। बिल्कुल, कि जो आप सीखना चाहते हैं उसमें आपकी मातृभाषा का कोई रोल ही ना हो, तो उस पद्धति को क्या कहेंगे आप? डायरेक्ट, मतलब शिक्षा, उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष पद्धति। व्याकरण अनुवाद तो होगा ही नहीं, द्विभाषिक भी नहीं होगा, स्थिति परक भी नहीं होगा, यहाँ पे प्रत्यक्ष पद्धति होगा। ऑप्शन जो 1 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है?
अधोगामी पर मतलब 3 आधारित होंगे और एक आधारित नहीं होगा। देखिए, शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को जानने के लिए अपने पूर्व के ज्ञान का उपयोग करता है, बिल्कुल सही बात। शिक्षार्थी जब पढ़ता है या सुनता है तो वह यह अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है, बिल्कुल बात सही है। मतलब ये तो अधोगामी उपागम है। शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझता है। शिक्षार्थी कविता या कहानी के द्वारा शुरू करते हैं फिर अक्षर पर आते हैं। देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो आधारित नहीं है वो ये कि शिक्षार्थी एकल शब्द और पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं। तो ऐसा है नहीं, तो इसका ऑप्शन जो है हमारा थर्ड जो है क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट 12th देखते हैं, उपचारात्मक क्या है, शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? उपचार करना, शिक्षार्थियों के सीखने में आने वाली जो रिक्तियां हैं उसको भरना, गलत रूप से समझी गई अवधारणाओं को सही करना, कक्षा में सजातीयता को बनाए रखना। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण जिसमें कि बच्चे को आप कुछ बता रहे हैं लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसको समझाना, मतलब कि जो उसके मतलब उसको चीज़ समझ में नहीं आई उस चीज़ को जो है समझाना। तो शिक्षार्थी के सीखने में जो आने वाली रिक्तियाँ, जो खाली चीज़ रह गई उसको जो है भरना क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सीखने की वह अक्षमता जो हमारे पढ़ने, एक मिनट, जो हमारे पढ़ने, निर्वचन करने और अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती है। सीखने की वह अक्षमता मतलब सीखने की वह कमी जो हमारे पढ़ने, निर्वचन करने और अक्षरों को समझने और संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती है। पढ़ने की बात आई है तो कौन सी होगा? डिसलेक्सिया। देखो, कैलकुलेशन से संबंधित तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा। डिस्प्रैक्सिया, डिस्फेजिया और डिसलेक्सिया, इस पे जो है मैंने पूरा आप लोगों को जो है CDP शॉर्ट टॉपिक करके इसको ये बारे में समझा रखा है, उसे जाके जरूर उस वीडियो को देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, डिसलेक्सिया, क्योंकि पढ़ने से संबंधित अगर कोई समस्या आ रही है तो वो क्या होता है? डिसलेक्सिया। याद रखिएगा, डिसलेक्सिया, यहाँ पे लेक्सिया में एल आ रहा है, मतलब लर्निंग से संबंधित जो भी समस्या होगी वो जो है किस में आएगा? डिसलेक्सिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है? प्रिंट समृद्ध परिवेश, प्रिंट समृद्ध परिवेश क्या कहलाता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूलों में जो है जो बोर्ड होता है ना, दीवारें, उस पर जो है डायग्राम मतलब चित्र बने होते हैं, जिससे कि बच्चा जब उसमें जाता है तो उसको एक अलग ही इन्वायरमेंट मिलता है और चीज़ों को उसको देख कर भी वो सीखता है। तो प्रिंट समृद्ध परिवेश मतलब प्रिंट समृद्ध जो इन्वायरमेंट आता है। तो कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, पोस्टर्स, कक्षा के प्रदत्त कार्य ये आते हैं, या परिवेश में साइन बोर्ड, प्ले कार्ड्स, लेबल्स, ये तो आएगा नहीं। कक्षा पुस्तकालय की अलमारियों में रखी पुस्तकें नहीं। जब प्रिंट समृद्ध परिवेश की बात करें तो अंदर रखी हुई पुस्तकें तो काम आने वाली नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कक्षा में प्रदर्शित जो है चार्ट्स हैं, पोस्टर्स हैं, कक्षा में प्रदत्त कार्य हैं जो दीवारों पे लगाए जाते हैं, वो उसको कहा गया है प्रिंट समृद्ध परिवेश। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, पोस्टर और कक्षा में प्रदत्त कार्य, इसका ऑप्शन जो है 1 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके साथ ही हमने 15 क्वेश्चंस किया है और उम्मीद करती हूँ कि आगे जो है और जो जिनका CTET जिनका पेपर 2 है उसमें भी ऐसे जो हिंदी पेपर 1 है जिनका, उसके लिए भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी साथ साथ में। तो आप लोग जो है बस करते रहिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी जहाँ पे भी गाइडेंस की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी मैं ज़रूर बताऊँगी चीज़ें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद साथ बताऊँगी। आज की क्लास में कुछ इतना खास क्वेश्चन है, अपने थोड़ा इसका लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आज तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे। देखिए, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं जो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं, दाखिला लेने के लिए विद्यालय में पहली बार आए हैं, विद्यालय में विद्यालय तैयारी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, विद्यालय में पहली बार भाषा सीख रहे। देखिए, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं जो पहली बार परिवार में सबसे पहले विद्यालय हैं, वो प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा 1 जो है करेक्ट होगा। दाखिला लेने के लिए विद्यालय में पहली बार आए हैं ये नहीं, अपने परिवार का सबसे पहले विद्यालय गए हैं तो वो पहली पीढ़ी कहलाएंगे, पहले शिक्षार्थी कहलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, और अगर लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से पैडागॉजी को कराऊँ, जो 70 मार्क्स की आपकी पूरे सब्जेक्ट में मिला के पैडागॉजी आती है वो जो है आप कहीं ना जाएँ, 75 में से 70+ स्कोर करें, बाकी सब्जेक्ट तो मैं करवाऊँगी। ऑल दी बेस्ट, बस करते रहिए, ज़रूर आप लोगों का जो अपकमिंग CTET है वो क्लियर होगा।